नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक की साप्ताहिक सभा। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो परिणाम आए हैं। परिणाम साफ है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और आम आदमी पार्टी को 10 साल के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा है। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुक्रिया। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता भी जुड़ रहे हैं इस बातचीत में। योगेंद्र जी, 10 साल बाद आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा है। आपकी नज़र में क्या कारण रहा इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये आज का परिणाम एक स्पष्ट परिणाम जो है, ये एक धक्का है, ये एक सबक है, ये एक अवसर भी है। लेकिन उस सब की बात बाद में। क्या कारण रहा? पहले हम समझे कि हुआ क्या है। सीटों में जो परिणाम है बहुत बड़ा दिखाई देता है, खासतौर पे इसलिए जो कि पिछली दो विजय जो आम आदमी पार्टी की थी, इतनी बड़ी विजय थी, 67 और 62 सीट, वहां से 22 पे आ जाना बहुत बड़ा परिवर्तन लगता है। लेकिन देखिए, ये हुआ क्या? हुआ ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट लेती थी, 6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव आते आते उसके 15% वोट खिसक जाते थे और आम आदमी पार्टी के पास चले जाते। इस बार ये हुआ है कि 15 खिसकने की बजाय सिर्फ 6-7% खिसके। 7%, आधे वोट जो खिसकते थे उनमें से आधे वोट इस बार नहीं खिसके। सीटों में फासला बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल वोटों में फासला कोई 5% का है। तो उस लिहाज से इसको कोई बहुत बड़ी हार नहीं बताया जाएगा। कोई बहुत बड़ी चुनावी आंधी तूफान नहीं चल रहा था, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। परिणाम की चर्चा हम बाद में करेंगे। जो कारण मैं समझता हूं जो हुआ है वो ये कि दिल्ली का वो वोटर जो कि मोदी जी को लोकसभा में वोट देता था, बीजेपी को वोट देता था, लेकिन विधानसभा में समझता था कि विधानसभा के लिए केजरीवाल अच्छे हैं। उनका एक बड़ा हिस्से ने इस बार तय किया कि नहीं, विधानसभा में भी केजरीवाल को ही वोट दो। ऐसा उन्होंने क्यों किया? मैं इसके 3-4 बड़े कारण देखता हूं। पहला ये कि उस वोटर ने कहा कि बिजली, स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक ठीक तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चाहिए। अब तो एमसीडी का बहाना भी नहीं बचा, एमसीडी भी इन लोगों के हाथ में है। दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम क्यों नहीं हो रहा? उसने शायद ये भी सोचा कि ये रोज-रोज की जो चिक-चिक होती है, एलजी बनाम दिल्ली सरकार, रोज-रोज की चिक-चिक से अच्छा है कि जो ऊपर है उन्हीं को वोट दे दिया जाए। क्योंकि ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया है लोकसभा के लिए। वो अपना मन बदलते थे। इस बार उन्होंने कहा क्या बदले, जो मोदी जी का आदमी है उसको यहाँ पे भी आने दीजिए। दूसरी चीज़। तीसरी जो हुई कि पहले आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, वो बाकी तमाम पार्टियों से अलग थी। बाकी लोग राजनीति करते हैं, हम देश सेवा करते हैं। बाकी राजनीति भ्रष्टाचारी है, हम भ्रष्टाचारी नहीं। लेकिन पिछले 2-4 साल में जो घटनाएँ हुई, खास तौर पे ये जो शराब कांड हुआ और ये जो शीश महल वाली बात हुई, इन दोनों ने उस छवि को धूमिल कर दिया। अब ये बात नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद भ्रष्ट हैं, कोर्ट ने साबित नहीं किया है। मेरे ख्याल से साबित नहीं कर पाएँगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि शराब घोटाला एक घोटाला था और ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ इनकी जानकारी के बिना हो नहीं सकती थी। दिल्ली के साधारण व्यक्ति को इसकी एक सूँघ आ जाती है। शीश महल था, नहीं था, ऑडिट के हिसाब से सही था, गलत था, बाद में तय होगा। लेकिन आप सत्ता में ये कह के आते हैं सरकारी बंगले नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे और उसके बाद जब लोग ये सब देखते हैं, तो लोगों को लगता है यार जिसे मंदिर समझा था, वो तो दुकान निकली। अब दुकान का मतलब आप दुकान पे नहीं जाएँगे ऐसा नहीं है, लेकिन जब दुकान पे आते हैं तो आप मोल-भाव करते हैं, आप ये भी देखते हैं कि पड़ोस की दुकान वाला क्या रेट लगा रहा है, फिर आप आँख बंद करके नहीं जाते। और यही दिल्ली के वोटर के साथ हुआ, जो आँख पहले बंद करके मोदी जी को वोट देते थे और उसी तरह आँख बंद करके अरविंद केजरीवाल को देते थे, उनमें से कुछ लोगों ने तय किया कि अब जरा साथ वाली दुकान को भी देख लें और अगर एक बार उसको भी मौका दे दें, ये हुआ है। जैसा आपने कहा था कि इस हार के परिणाम क्या होंगे, तो मैं अरविंद केजरीवाल 2 बार बम्पर जीत के बाद हारे हैं। राजनीतिक पार्टियां हारती हैं, रिवाइव कर जाती हैं।
वोट परसेंटेज भी कोई बहुत बुरी तरह से नहीं गिरा है। तो ऐसी सूरत में अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये एक अन्य हार है, या इसके परिणाम उनके लिए कुछ और होंगे? सामान्यतः इतनी हार से कोई पार्टियां टूटती नहीं है। 2 बार इतनी शानदार जीत के बाद एक चुनाव हार जाए तो कोई बात नहीं, सब पार्टियां ऐसी होती भी हैं, उसके बाद दोबारा बाउंस बैक करती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की स्थिति थोड़ा अलग है, 2-3 कारणों से। नंबर 1, ये पार्टी है जहां पार्टी और नेता का अंतर लगभग समाप्त हो गया है। आम आदमी पार्टी बराबर है अरविंद केजरीवाल, ये किसी और ने नहीं किया है, खुद आम आदमी पार्टी ने अपने कामों से किया है। नंबर 2, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली पर निर्भरता है वो बहुत ज्यादा है। पंजाब का राज भी दिल्ली से चलाया जाता है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी की चुनाव और सत्ता पर निर्भरता इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि पार्टी में संगठन नहीं है, वही बाकी बीमारियां दूसरी पार्टियों जैसी हैं। तो सत्ता के बाहर रहना इसने सीखा नहीं। एक आंदोलन का दौर था जब आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर थी, आंदोलन करते हुए आती थी। अब याद रखिए, पिछले 10 साल से इन्हें सड़क पे आना आता नहीं है। और वो तमाम लोग जो कि पार्टी के साथ खड़े रहते थे आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते, वो अधिकांश लोग पार्टी से बाहर हो गए हैं, ऊपर से नीचे तक। तो अब जो दौर आएगा जिसमें बीजेपी केवल चुनावी हार से संतुष्ट नहीं होगी, वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, खत्म करने की कोशिश करेगी, कानूनी तरीकों से, गैर कानूनी तरीकों से, सब तरह से। जब सीबीआई की इंक्वायरी आएगी, जब ईडी का छापा पड़ेगा, तब कौन बचेगा, कौन खड़ा रहेगा साथ में, ये जब सवाल आएंगे तब आम आदमी पार्टी के पास कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। तो इसलिए ये कागज पर आंकड़ों को देखते हुए बहुत बड़ी हार नहीं है, लेकिन राजनैतिक रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है, एक सवालिया निशान खड़ा करती है आम आदमी पार्टी के सामने। क्योंकि गुजरात में अब आम आदमी पार्टी 2017 जैसी परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर सकती, कम से कम मेरी ये समझ है। हरियाणा में उस प्रयोग फेल हो चुका है। अब ले दे के सिर्फ बचता है पंजाब, और पंजाब से खबर अच्छी नहीं, जिस तरह की सरकार चला रहे हैं। और पंजाबी इतना ज्यादा धीरज नहीं रखते हैं इन चीजों के बारे में, जिसको गलत समझते हैं उसको फटाक से बाहर भी कर देते हैं। तो अगर पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी नहीं टिक पाती है, दोबारा नहीं जीत पाती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीट लड़के बहुत बड़ा जोखिम लिया था। वैसे उन्हें इसकी दाद देनी चाहिए। जो आदमी एक दिन हार जाता है, तो भारत की राजनीति का रिवाज ये है कि हारे हुए को हर कोई लतियाते हुए चलता है। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को इस बात की दाद दूंगा कि उन्होंने ये जानते बूझते हुए भी नई दिल्ली की सीट छोड़ी नहीं। मनीष ने अपनी सीट छोड़ दी, अरविंद ने अपनी सीट छोड़ी नहीं। ठीक है, क्योंकि नई दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी की सबसे सेफेस्ट सीट नहीं, सबसे उनका जो वोट बैंक है वो नई दिल्ली की सीट में नहीं। इसके बावजूद उन्होंने लड़ी, जोखिम लिया, लेकिन जोखिम का खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। तो ये अब तो किंतु परंतु में बात होती रहेगी, लेकिन अभी तक जो चुनाव आयोग के आंकड़े हमने देखे, आपने कहा 5% का अंतर है, हमारे हिसाब से वो अंतर सिर्फ 2-2.5% का अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर जो है करीब 6.5% के आसपास है, जो कि लगभग 2% बढ़ा है। लेकिन अब जब हमने सीटों का आकलन किया तो 12 सीटें ऐसी है जो कि कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पे रही है, उसको जीत के अंतर से अधिक वोट मिले हैं। मतलब अगर इंडिया अलायंस बनता दिल्ली में, अब ये कहा जा सकता है कि उसका फायदा होता या नहीं होता, लेकिन क्या अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मतभेद बुला के साथ में लड़ती तो क्या परिणाम दूसरा हो सकता था? मैं श्योर नहीं हूं, ऐसा कहा जाता है, कागज पे ये बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, 2-3 बात मैं चाहता हूं। वैसे 2.5% का आंकड़ा मेरे विचार से दुरुस्त नहीं है। इसमें आप जो बीजेपी के 2 एलाइज हैं उनका वोट भी जोड़ दीजिएगा, जहां बीजेपी ने कॉन्टेस्ट नहीं नहीं, वो किया। हमने नहीं सही जोड़ा, है, वो हमने वो नहीं जोड़ा है, वो जी। वाला जो आंकड़ा नहीं जोड़ा है हमने सिर्फ क्योंकि केवल 2.5% से आप इतने ज्यादा सीटों का मार्जिन होता नहीं है जी। सामान्य है। तो खैर, वो तो एक छोटी बात है। जो ये बात है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर चुनावी गठजोड़ कर लेते तो उसका क्या फर्क पड़ता। कागज पे जरूर दिखेगा कि 12 सीट ऐसी है जहां वो बदल जाता। और हो सकता है इनमें से कई सीट ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की उपस्थिति ने आम आदमी पार्टी को हरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हो सकता है नई दिल्ली खुद उनमें से एक सीट हो सकता है ये बात मनीष सिसोदिया की सीट पे भी लागू हो, क्योंकि इनका मार्जिन बहुत ही कम है। लेकिन एक बात सोचिए, जो कांग्रेस को वोट जहां मिला, वो अमूमन ऐसा वोट नहीं है जो कांग्रेस उठा के किसी और की झोली में डलवा सके। ये एंटी आम आदमी पार्टी वोट था। कांग्रेस का वोट सिर्फ एंटी बीजेपी वोट नहीं है दिल्ली, और खासतौर पे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो मिला है।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो वोट मिला वो एंटी बीजेपी वोट था। जब अलायंस था तब भी, जब अलायंस नहीं था तब भी कांग्रेस को एंटी बीजेपी वोट मिलता है। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में मिला है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा एंटी आम आदमी पार्टी वोट है, जो कि सीधे-सीधे आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक अपना मोर्चा बनाया होता लोकसभा चुनाव से लेके अब तक लगातार मिल के काम करते, तब स्थिति अलग हो सकती थी। लेकिन वो करने का मतलब होता कि आम आदमी पार्टी को भी अपना रुख बदलना था। सच बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है भी और नहीं भी। इंडिया गठबंधन की अगर कोई एक सबसे कमजोर कड़ी रही है तो आम आदमी पार्टी है। पंजाब के चुनाव के समय लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से समझौता नहीं किया था। दिल्ली में भी जैसा समझौता था, आप जानते हैं जमीन पे क्या वो समझौते की स्थिति थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए केवल ये अंकगणित का मामला नहीं, बड़ा सवाल इससे जो पैदा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन एक गठबंधन के रूप में अपने आप को पेश कर सकता है क्या? आप गठबंधन के रूप में पेश करते हैं, कुछ बड़े सवाल उठाते हैं, तब स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन केवल ये मान लेना कि चुनाव से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता पहले अगर ये अंक अपना जोड़ कर लेते, क्या इतने से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती? मुझे नहीं लगता। याद रखिए कि अगर ऐसा होता, तो मोदी जी का प्रचार कैसा होता और उसमें प्रचार में मोदी जी क्या 4 बात और जोड़ देते, वो सब भी सोच लीजिए। तो केवल वो एक वजह रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अम, आने वाले दिनों की राजनीति पे, अब इस साल बिहार के चुनाव हैं, आने वाले दिनों में आप इस परिणाम को, आने वाले दिनों की राजनीति पर उसका क्या असर देखते हैं? क्या ये बस एक अरविंद केजरीवाल की हार है, बीजेपी तो लगातार जीतती ही आ रही है, या फिर ये आने वाले दिनों की खास तौर पर चुनावी राजनीति के लिए कोई बड़ा संदेश है इसमें? बड़ा संदेश है और ये धक्का है। मैं भी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आज का दिल्ली का परिणाम धक्का है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, आम आदमी पार्टी के लिए क्यों ये अस्तित्व का संकट बन सकता है। ये धक्का उन सब लोगों के लिए भी, मेरे जैसे लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, उसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति का सपना देखा था। कम से कम इस व्हीकल के माध्यम से तो उस सपने का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि एक ज़माने में राजनीति को बदलने की उम्मीद जगा के जो पार्टी आई थी, उसे राजनीति ने बदल दिया, लेकिन फिर भी एथिकल पॉलिटिक्स को छोड़ के आम आदमी पार्टी ने कहा चलिए हम गुड गवर्नेंस करेंगे, हम आपको शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे। उसके बाद कहा चलिए और कुछ नहीं तो आपको फ्री बिजली देंगे, आपको फ्री टिकट देंगे बसों में। लेकिन वो करते-करते जो वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद थी, वो कहीं न कहीं खत्म होती है, तो ये धक्का है। ये धक्का पूरे ऑपोज़िशन के लिए, चूँकि बीजेपी टोटल डोमिनेंस की पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। और बीजेपी सबका नंबर लगाएगी एक-एक करके। तो ये जो कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छा ये हार गया, बहुत मज़ा आया, ताली पीट ली हल्का-सा, जिसको अंग्रेज़ी में वाइकेरियस प्लेज़र बोला जाता है। वो काम नहीं करेगा। पूरे ऑपोज़िशन को समझना होगा कि उन सब के लिए धक्का है। और पूरे ऑपोज़िशन को रीग्रुप करना होगा। अगर कोई एक फ़ायदा हो सकता है, अगर कोई एक इस आपदा में भी एक अवसर है, वो अवसर ये है कि अब दिल्ली की हार के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा कि सिर्फ तुम हारते हो, मैं तो नहीं हारता। ये वाला जो वन अपमैनशिप वाला खेल ऑपोज़िशन का है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये खत्म होगा। अगर खत्म होता है और सब रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई, लोकसभा चुनाव में जो कुछ सफलता हासिल की थी, अ, उस सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने गँवा दिया है। अब हम बैठें, एक-दूसरे को दोष देने की बजाय इस देश के सामने एक बड़ी तस्वीर पेश करें और उसे ज़मीन पे, सड़क पे उतार के देश बचाने की राजनीति गंभीरता से शुरू करें। इंडिया कोएलिशन का मतलब ये नहीं हो सकता कि चुनाव से 4 हफ्ता पहले आप सीटें एक-दूसरे से बाँट लें। अगर वो गठबंधन होगा तो देश को गठबंधन नहीं लगता, देश उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को अपने तौर-तरीके, अपने रवैये, अपनी राजनीति और अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। तो सबसे आखिर में योगेंद्र जी एक और सवाल कि जो 240 का झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में, तो क्या अब ये दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसमें जो जीत मिली है, और वो जीत कोई ऐसी मामूली जीत नहीं, बड़ी जीत मिली है अगर आप तीनों राज्यों में देखेंगे, तो क्या बीजेपी उसे उबर जाएगी या उबर गई है मान लीजिए, और जो उनका कल्चरल एजेंडा कह लीजिए या वन नेशन वन इलेक्शन जैसा है, उसको कहीं ना कहीं इस जीत से बूस्ट मिलता है?
देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल होता है, शेयर मार्केट की तरह। सिर्फ ये नहीं कि क्या है, बल्कि क्या देखा जा रहा है। और ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि परसेप्शन के खेल में बीजेपी ने 2024 के जो बहुत बड़ा धक्का, उस धक्के को काफ़ी हद तक पहुँच दिया है, उसे मिटाने का काम परसेप्शन में किया है। ऑपोज़िशन चाहता तो ऐसे ना होने देता, लेकिन वास्तव में ये हुआ। इसमें महाराष्ट्र के हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दिल्ली का ये था कि वो एक तरह से मोदी जी की आँख में किरकिरी थी। दिल्ली का ना तो दिल्ली में संख्या है, वैसे भी बीजेपी दो दिल्ली में आधा राज तो कर ही रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन वो आँख में किरकिरी थी। तो इस किरकिरी को भी निकाल दिया, और निकाला ही नहीं, अब उसको मसलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब होने की संभावना है, मुझे दिखाई देता है। और ऐसे में और भी ज़रूरी है कि ऑपोजिशन इकट्ठा हो और देश के लिए कुछ बड़ी चीज़ सामने लेकर आए। योगेंद्र जी, एक और बात जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता रहा लगातार, और राहुल गांधी ने इस आरोप को लगाया कि केजरीवाल और मोदी दोनों मुस्लिम विरोधी है और दलित विरोधी है, रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो क्या ये भी एक कहीं ना कहीं इस परिणाम पर उसका असर पड़ा, इस आरोप का कि ये एंटी मुस्लिम है या एंटी दलित है? खास तौर पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगों के दौरान कोई स्पष्ट भूमिका नहीं ली थी, या राजेंद्र पाल गौतम को हटा देना सिर्फ इस बात पर कि दशहरे पर उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण लिया था उसी को पढ़ दिया, तो उस पर उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो ये जो बातें हैं, ये क्या इस परिणाम में कहीं ना कहीं इसका भी योगदान है? मिलिंद जी, ये कहना तो कठिन है कि इस कारण से बीजेपी जीती और आम आदमी पार्टी हारी, क्योंकि सच ये है कि दिल्ली का मुसलमान ने तो एक तरह से बंधक की तरह से आम आदमी पार्टी को वोट दिया। उसको नापसंद करते हुए भी मजबूरी की वजह से वोट दिया। दलितों में कुछ वोट खिसका, उतना ज्यादा शायद नहीं खिसका, लेकिन इससे एक आपने जो सवाल उठाया उससे एक बहुत बड़ी बात उभरती है। वो ये कि आम आदमी पार्टी की रणनीति थी, ये कोई स्लिप नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। उसकी रणनीति थी कि हम बीजेपी की राह पे चल के हराएंगे। मतलब कि अगर बीजेपी हिंदू हिंदू करती है तो हम उससे भी ज्यादा हिंदू कहेंगे। हम कहेंगे कि आप लक्ष्मी और सरस्वती की फोटो लगाओ। अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी बात करती है तो हम उसमें कॉम्पीट करेंगे कि हम रोहिंग्या के ज्यादा खिलाफ है, तुमसे भी ज्यादा खिलाफ है। दिल्ली में जब दंगे हुए, सत्ता में रहते हुए उन्होंने जिस तरह की चुप्पी अपनाई, बुलडोजर हुए, उस पे बीजे आम आदमी पार्टी ने चुप्पी अपनाई। और जब हम पूछते थे उन लोगों से कभी-कभार कि यार इतने क्यों गिर गए हो? ये क्या काम कर रहे हो? कहते थे नहीं, नहीं आपको समझ नहीं आता, इलेक्शन पॉलिटिक्स ऐसे नहीं की जाती। हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी ये है कि इस रास्ते पे चलते हुए हम बीजेपी को हराएँ। तो मैं समझता हूँ इस वजह से आम आदमी पार्टी हारी या ना हारी, कम से कम इस रास्ते पे चल के जीत आपको हासिल नहीं हो सकती, ये रणनीति नहीं है। ये जो जिसे कई बार सॉफ्ट हिंदुत्व कह दिया जाता है कि अगर बीजेपी ने एक चौखटा बाँध दिया है इस देश के अंदर, तो उस चौखटे के भीतर रह के हम राजनीति करेंगे और बीजेपी को हराएँगे। ये संभव नहीं। अगर आपको बीजेपी का विरोध करना है, तो आपको सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ खड़ा होना होगा। आपको वो मुहावरा बनाना होगा। दलितों से बात करनी है, तो केवल आप फ्री बिजली और बस की टिकट के साथ नहीं, आपको दलित अस्मिता की बात करनी होगी। आपको उस राजनीति से जुड़ना होगा। ये सबक है सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, तमाम इंडिया कोalition के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने कि दिल्ली का जो नतीजा आया है उसके मायने हमें समझाए हैं। उनका कहना है कि ये विपक्ष के लिए एक बड़ा सबक है कि सिर्फ एक दूसरे की हार पर मज़े लेने का टाइम चला गया है, और अब कोई ठोस जो है उनके पास प्रोग्राम होना चाहिए, खास करके ऑपोजिशन के तौर पे, क्योंकि सिर्फ सीटें बांटने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। योगेंद्र जी का ये भी मानना है कि अगर अलायंस हो भी जाता तब भी उसका अंक गणित में भले ही हमें फ़ायदा नुकसान दिख रहा है, लेकिन वो सचमुच में ज़मीन पे उतरता कि नहीं मालूम नहीं क्यों है, क्योंकि कांग्रेस को भी जो सीटें जो वोट मिले हैं वो एंटी आप वोट भी मिले हैं। और नीरज, सबसे आखिर में जो महत्वपूर्ण बात योगेंद्र जी ने कही, जिसके वो खुद हिस्सा थे, कि जिस सपने की शुरुआत हुई थी कि हम राजनीति को बदलने आए हैं एक आंदोलन वाला, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लग गया है इस चुनाव से। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नीरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।